हाय हॅलो नमस्कार, मी चिन्मय उदगीरकर. तुम्हा सगळ्यांचं जोरदार स्वागत कहाणी जिंदगीमध्ये. आपलं गाव, आपला जिल्हा, आपलं राज्य सोडून दुसरीकडे जायचं, दुसरी संस्कृती सासरवाडीकडची असे ना ती अडॉप्ट करायची आणि तिकडे आपलं काहीतरी वेगळं छान सुरू करायचं, ते सेट करायचं आणि तिथल्याच मातीतलं एक होऊन जायचं. याच्यासाठी खरोखर जिगरा लागतो आणि हा जिगरा ज्यांच्याकडे आहे ना ते काहीतरी चांगलं करणारे असतात, घडवणारे असतात. माझ्याबरोबर आज ज्या गेस्ट आहेत ना त्यांना पहिल्यांदा बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की अरे या फिल्म ॲक्टर्स आहेत का या मॉडेलिंग करतात. नक्कीच त्या महाराष्ट्रीयन नाही आहेत, पण त्यांशी बोलल्यानंतर कळलं की अरे मराठी पण त्यांच्यामध्ये पूर्णपणे भिनलेलं आहे आणि त्या ॲक्ट्रेस किंवा मॉडेल असं काहीही नसून लोकांना ठीक करण्याचं काम त्या करतात. हिलिंग हँड्स फिजिओथेरपी आणि ऑस्टिओपॅथी सेंटरच्या त्या संचालिका आहेत आणि खूप कमी काळात त्यांनी सोलापुरामध्ये खूप छान नाव आपलं बनवलेलं आहे. तेव्हा आपण स्वागत करूया डॉक्टर नेहा सिंग रोडा यांचं. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. जसं मी सांगितलं इंट्रोडक्शन मध्ये की दुसऱ्या राज्यातून इकडे येणं, त्या एमपीच्या आहेत. आपला जन्म एमपीचा, आपण वाढलात पण एमपी मध्ये, एज्युकेशन पण एमपी मध्ये घेतलं. तिथून महाराष्ट्रात यायचं, सोलापुरात यायचं, इथे स्थायिक व्हायचं. काय कशी स्टोरी आहे ही सगळी? एक्चुअली मी लग्नानंतर इथे सेटल झाले. मतलब मेरी मैरिज सोलापुर में हुई, तो मेरे हस्बैंड बेसिकली सोलापुर के ही हैं और क्योंकि मेडिकल फील्ड का ही लड़का चाहिए था इसीलिए इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ी. मेडिकल फील्ड का लड़का नहीं था? नहीं, हमारे कम्युनिटी में अभी तो लोग थोड़ा एजुकेशन कर रहे हैं. सिंधी कम्युनिटी में ज़्यादातर लड़के बिजनेस में रहते हैं और मेडिकल लाइन तो बहुत मुश्किल से, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि फीमेल को वर्क नहीं करने देंगे. अगर लड़का एजुकेटेड मिलता भी था तो इट वाज लाइक कि आपको काम करने नहीं दिया जाएगा शादी के बाद. तो फिर उसकी वजह से सोलापुर में ये फैमिली मिली जिन्होंने अलाउ किया कि वर्क करने देंगे. तो इसीलिए इतनी दूर शादी करनी पड़ी. तो आणि मग सोलापुरात आल्यानंतर कसं वाटलं? शॉक, कल्चरल शॉक, एवरीथिंग. क्योंकि सोलापुर का माहौल एकदम डिफरेंट था. ये बॉर्डर है 3-4 स्टेट्स का, तो मराठी सीखने जाओ तो कहीं कोई कन्नड़ बोलने लगता था, कन्नड़ सीखने जाओ तो तेलुगु बोलने लगता था. समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या सीखूं. एंड बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोगों को अपनी भाषा का और इसका बहुत ज़्यादा गर्व रहता है या बहुत लव अफेक्शन रहता है. तो जब मैं किसी से हिंदी में बात करने जाती थी तो वो बोलता था मराठीमध्ये बोला. मी हिंदीमध्ये मला समजत नाही, हां मी बोलणारच नाही. जब मैं पेशेंट्स देखती थी तो फिर मैं एक असिस्टेंट को बाजू में खड़ा रखती थी. जब मैं जॉब करती थी शुरुआत में, फिर मैं ऐसे वर्ड्स लिखती थी, उसको बोलती थी कि ये बोल पेशेंट को, फिर वो बोलता था. तो ऐसे काफ़ी डिफ़िकल्ट था यहाँ पे एडजस्ट करना, सरवाइव करना. इनिशियली तो लगता था कि मैं भाग जाऊँ या यहाँ मेरा कुछ होने वाला है नहीं. कहीं मैं छोटी सी जिम में जॉब ढूंढती थी, बिकॉज फिजियोथेरेपी का भी कुछ कंसेप्ट ही नहीं था. तो आई वॉज लाइक, मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम जनरल प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ. फिर कभी मैं जनरल प्रैक्टिस सीखने लग जाती थी, कभी लगता था जिम में ट्रेनर की जॉब कर लो. और फिर मैंने 2-3 हज़ार की नौकरी स्टार्ट की थी. तो सोलापुर में इनिशियल डेज काफ़ी स्ट्रगलिंग थे और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मुश्किल रहीं. क्योंकि मुझे भाषा की सबसे ज़्यादा अड़चन आई. और आज फिर भी एक्सेप्टेंस है. आज बहुत लोग हिंदी भी बोलते हैं, बाहर के लोग आते हैं, लेकिन अभी से 12 साल पहले की बात है.
व्हेन आई केम टू सोलापुर। तो 12 साल पहले फिर भी इतना ज़्यादा हिंदी कल्चर एक्सेप्टेंस नहीं था, मीडिया भी इतना नहीं था, सोशल मीडिया इतना ग्रोन अप नहीं था, तो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा था स्टार्टिंग में, काफ़ी मुश्किल गई। फिर इवेंचुअली मुझे मराठी सीखना ही पड़ा यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। ऐसा पण कोणी शिकवलं तुम्हाला मराठी? कोणाकडे शिकलात? कोणाकडे नाही, ऐकून बोलून पेशंट बरोबर असंच शिकले। आणि माझे हस्बंड आणि धीर होते घरात, मग मी एक एक शब्द विचारत होते, ह्याचा अर्थ काय, ॲटलिस्ट मी पेशंटशी बोलू शकते एवढं शिकत होते मी। हां, मग डायरी वगैरे मेंटेन करत होते मी, आणि त्यामध्ये एक एक वर्डचं ट्रान्सलेशन लिहून असं एक एक सेंटेन्स मग त्यांना बोलून सांगत होते, हे बरोबर आहे का। मग त्या पद्धतीने किंवा स्टाफला जे हॉस्पिटलमध्ये जॉब करत होते त्या स्टाफकडून शिकत होते थोडं। लग्नानंतरच्या इनिशियल डेज मधला हा मराठी हिंदी या अनुषंगाचा एखादा धमाल किस्सा लक्षात आहे का तुमच्या, की तिथे तुमची गोची झाली व? म्हणजे हां, जसं की मी म्हणले, मी कोठाड्या हॉस्पिटलमध्ये इनिशियली जॉबला होते, मग तिथे एक पेशंट बरोबर मी बोलायले होते। मग तेच मी म्हणले की पेशंटला मी बोलायले हिंदीमध्ये, पेशंटला हिंदी येत होती, पण पेशंट म्हणलं नाही मी तुमच्याकडनं ट्रीटमेंट घेत नाही, तुम्हाला मराठी येत नाही ना, मी तुमच्याकडनं ट्रीटमेंटच घेत नाही। मग मला खूपच म्हणजे इन्सल्टिंग वाटलं होतं की बापरे आता काय होणार माझं, म्हणजे मला मराठी येत नाही तर मला इथे कोणच एक्सेप्ट करणार नाही। मग त्यानंतर अजून मी जिद्द ठेवली की आता मी शिकणारच, म्हणजे मला शिकावंच लागणार। मग आता तमिळ तेलुगूकडे पण ओढा आहे का? नेवर, एवढं सफिशियंट आहे। मग हिलिंग हँड्सची कॉन्सेप्ट डोक्यात कधी आली, सुरुवात कशी झाली? ही गोष्ट मैं हिंदी में बोलना, क्योंकि बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी फील्ड को अभी भी वो पहचान नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। अभी भी फिजियोथेरेपी मेट्रो सिटी, मतलब अभी भी एक डिफरेंस आ जाता है कि ये MBBS डॉक्टर है, लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट है। ये बहुत ही अभी भी अच्छे से अच्छे लोगों के माइंड में ये चीज़ भरी हुई है। तो ये चीज़ जो मैं आज बताऊंगी, ये शायद फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी देखेंगे उनके लिए एक बहुत इंस्पायरिंग चीज़ रहेगी। मैं फिजियोथेरेपी ऐसा कुछ चूज़ नहीं किया था, मैं भी MBBS की ही तैयारी कर रही थी, पर फिर मेरा एक फिजियोथेरेपी में भी फॉर्म भरा हुआ था, तो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे इंदौर से कॉल आ गया, तो मैंने पता नहीं क्यों अपना मूड चेंज कर लिया। मैंने बोला नहीं पापा, मुझे अच्छे कॉल आ रहा है तो मैं जाऊंगी। पापा, माय फादर सेड नहीं MBBS ही करना है, तो मैंने बोला नहीं मैं करूँगी, इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मैं यही करूँगी, मुझे इतना टाइम और इतने साल नहीं वेस्ट करने हैं। एंड देन आई सिलेक्टेड फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी ऐसे कुछ बहुत सोच समझ के सिलेक्ट नहीं किया कि पहले से मुझे बनना था तो इसलिए मैं इतना अच्छा कर पाई, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज अ रैंडम थिंग, बहुत सडन हुआ। और फिर मैंने पढ़ाई की, सब सीखा, उसके बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन आई रियलाइज, जब हम ऐसे पेशेंट्स देखते थे कि जो ऐसे व्हीलचेयर पे आते हैं या जो खुद से खाना नहीं खा सकते, खुद से कपड़े नहीं पहन सकते, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकते, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी दवाई नहीं जो इसे ठीक कर सकती है, सिर्फ फिजियोथेरेपी ही इसे इंडिपेंडेंट बना सकती है। तब मुझे इस प्रोफेशन से एक प्यार डेवलप हो गया कि नहीं, ये कुछ अलग बात है। जब हम पेशेंट के चेहरे पे स्माइल देखते थे, तो फिर जब मैं सोलापुर में भी आई तो यही था कि फिजियोथेरेपिस्ट को बिल्कुल भी कुछ वैल्यू नहीं मिलती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मसाज थेरेपिस्ट या मशीन थेरेपिस्ट ऐसा बोला जाता था। हाँ, ते मशीन लावते, अल्ट्रासाउंड लावते, IFT लावते, ऐसे 1-2 मशीन लगाते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा कि फिजियोथेरेपी में हमारे कॉलेज में हमें कितना कुछ सिखाया है, एंड इट इज़ अ वास्ट फील्ड जिसमें इतने तरह तरह के एक्सरसाइजेज, हाथ से हम पेशेंट को मैनुअल थेरेपी कराते हैं, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट ही नहीं था। तो जब मैं जॉब करने लगी तो नेचुरल बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जब आप जॉब करते हो कि आप इतना ही कर सकते हो, आप उतना ही कर सकते हो। तो आई वॉन्टेड टू वर्क फ्रीली। मुझे ऐसे पैसे कमाने का और ये बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक भी कमाया तो चलेगा, बट आई वॉन्टेड टू वर्क फ्रीली, कि मुझे मेरे प्रोफेशन का नाम कुछ अलग करना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने माइंड में लिया कि मुझे
मेरा खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना है। उसके पहले मैंने मैनुअल थेरेपी का एक कोर्स किया हुआ था, तो देन आई स्टार्टेड दिस हीलिंग हैंड्स। फर्स्ट उसका नाम था पहले फिजियोथेरेपी एंड मैनुअल थेरेपी सेंटर, तो आई स्टार्टेड विद दैट। और वो भी बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि मतलब हम मेरे इन लॉज वगैरह इतने ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, और मेरे हस्बैंड का भी स्टार्टअप था। दे वर ऑल इनटू अ स्मॉल बिजनेस फैमिली, और मेरे हस्बैंड भी पहले एजुकेटेड पर्सन फैमिली में, और मैं भी उनके साथ, तो वी ऑल वर स्ट्रगलिंग एंड ग्रोइंग। बहुत स्ट्रगल का फेज था। किती वर्षापूर्वी तुम्ही स्थापन केलंय पहिलं? 10 वर्ष आता 10 होता वर्षापूर्वी, म्हणजे लग्नानंतर 2 वर्षाने तुम्ही? 2 वर्ष. बरं, ओके, Yes. सॉरी. सो माझे हस्बैंडचा पण स्टार्टिंग फेज होता, मतलब उनकी भी स्टार्टिंग थी और मेरी भी स्टार्टिंग, तो फाइनेंशियल इश्यूज तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि अब तब 1 लाख रुपए का भी सेटअप स्टैब्लिश करना बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे मतलब तब मुझे समझ में आया कि फिजियोथेरेपी को कितना नीची दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि जब मैं बैंक में गई, बैंक मैनेजर आया, रेंट की जगह देखी उसने, तो ही वॉज लाईक 7,000 हफ्ता भर सकोगे मॅडम, तुम्ही भरू शकणार? मला नाही वाटत हे काय असते फिजियोथेरेपी, ह्याच्यामध्ये 7,000 तुम्ही हफ्ता कधीच भरू शकणार नहीं। हम इतना रोते थे दिन रात, मैं और मेरे हस्बैंड, की शायद ये क्लिनिक नहीं स्टार्ट होगा, ऐसे ही लगता था मुझे। एंड वी परचेज द प्लेस अर्लियर, मतलब परचेज मीन्स रेंटेड द प्लेस अर्लियर। हमने रेंट पे पहले ही ले ली थी जगह, क्योंकि एक अच्छी लोकेशन पे थोड़ी जगह मिल रही थी, छोटी सी, इतनी सी ही होगी 300 स्क्वायर फीट की, पर वो जगह हम ले रहे थे और रेंट जा रहा था 2 महीने का, वो भी मेरे हस्बैंड पे कर रहे थे उनकी इनकम में से, बिकॉज एट दैट टाइम मेरी बच्ची 1-1.5 साल की थी, तो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर हम लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज था। फाइनली बैंक से लोन तो नहीं मिला, लेकिन मशीन वाले जो पर्सन थे उसने बहुत कोऑपरेट किया। उसने बोला मैडम आप मशीन में दे देता हूँ, और आपका जब लोन होगा तब दे देना। तो आई थिंक भगवान कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो जज्बा रहता है, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को भेज देता है। तो आज भी मैं उनको बहुत थैंकफुल रहती हूँ, भले ही इस स्टेज पे आ गई हूँ, लेकिन फिर भी उनका बहुत थैंक्स मानती हूँ कि उस समय पे उन्होंने मुझे हेल्प की। एंड देन उन्होंने कुछ मशीन्स दी। आजकल तो 1 रुपए की चीज़ भी कोई किसी को नहीं देता है ऐसे, तो उन्होंने मुझे नियरली 1 लाख के मशीन ऐसे ही दिए, और मैडम आप थोड़े टाइम बाद दे देना, हम फिर बाद में उनको 2 महीने के बाद वो दे पाए। सो इट वॉज रियली ए नाइस थिंग। तो स्टार्ट करने के बाद व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा, बिकॉज हाँ वो बात अच्छी है, शुरुआत बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, पॉजिटिव निगेटिव सभी रिस्पॉन्स आते थे। मैं फिर डॉक्टर्स से मिलने जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। आप बताओगे कैसे कि आपने कुछ स्टार्ट किया है, आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है। तो तब मैं जाती थी, हर एक डॉक्टर के पास खुद अकेले जाती थी, मेरा कार्ड लेके जाती थी, मैंने ये क्लिनिक स्टार्ट किया है, ये मैनुअल थेरेपी क्या रहता है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। कुछ लोग तो बाहर 2-3 घंटे वेट करा के बाहर भेज देते थे कि फिजियोथेरेपिस्ट से कौन मिलेगा। अभी वही लोग मेरे पास ट्रीटमेंट लेके ठीक हुए हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो वो लोग बोलते थे कि हाँ फिजियोथेरेपिस्ट आहे, नवीन आहे, राहू दे आता काय भेटायचं, बोला नंतर बोलवते, ऐसे करके भेज देते थे। काफ़ी सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। कई लोग बहुत इंसल्ट भी करते थे, कि ऐसा मतलब बहुत ही बुरा फील होता था कि आप मतलब किसी की हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको इतना डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। डीमोटिवेशन भी आता था कभी कभी, बहुत ज़्यादा रोना आता था, डिप्रेशन होता था कि क्या होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं। अभी स्टार्ट तो कर दिया है इतना सब लोन लेके, लेकिन क्या होगा, आगे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। लेकिन फिर डॉक्टर देशमुख करके हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला नहीं आप स्टार्ट करो, इस एरिया में कोई भी सेंटर नहीं है, यहाँ के जो भी पेशेंट रहेंगे मैं आपको सपोर्ट करूँगा, भेज दूंगा जिनको भी नीड रहेगी। एंड देन ही स्टार्टेड सेंडिंग मी फ्यू पेशेंट्स। और ऐसे कर करके धीरे धीरे फिर एक पेशेंट से माउथ पब्लिसिटी, आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली फिर तो मुझे पता ही नहीं पड़ा, आई थिंक कि 6 मंथ्स में मेरा क्लिनिक सेट हो गया। अरे वाह। अदरवाइज इट टेक्स ईयर्स
एक्चुअली तो 6 मंथ्स में तो मेरे पास अच्छी खासी भीड़ रहती थी पेशेंट्स की। उसका रीज़न ये था कि मैं हर पेशेंट को खुद से हाथ से पूरा मैनुअल थेरेपी देती थी। Okay. उसका रीज़न ही ये था। और सभी पेशेंट्स बोलते थे कि ऐसा हमने पहले भी फिजियोथेरेपी लिया है लेकिन ऐसे हैंड से वगैरह नहीं देते हैं। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया Okay. कि यस आई कैन डू इट, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर पेशेंट्स। फिर पेशेंट जब ठीक होने लगे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, फिर काफ़ी डॉक्टर्स खुद के ट्रीटमेंट के लिए आए, काफ़ी बड़े बड़े लोग, तो फिर और ज़्यादा वो चीज़ ग्रो करती गई। तरी पण असा टर्निंग पॉइंट वाला वर्ष कोणतं असेल की ज्यावेळेस क्रिस्टल Yeah. प्रॅक्टिसला बूस्ट Yes, definitely. Turning point was in 2019. 2013 में मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था। उसके बाद भी अच्छा ही चल रहा था, आई वॉन्ट से बहुत अच्छा धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन 2019 में जब मैंने ऑस्टियोपैथी किया, पहले मैंने इंडिया से किया पर उसमें इतना ज़्यादा नहीं सीखा। फिर मैं जब यूके गई तो यूके में मुझे एक फेलोशिप कोर्स का ऑफ़र आया, वहाँ मैं गई और मुझे असिस्टेंट टीचर का भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली। तो जब मैं यूके में गई और वहाँ पे जब मैंने ऑस्टियोपैथी का कोर्स किया, वहाँ पे ऑस्टियोपैथी 4 to 5 इयर्स का डिग्री कोर्स है, लाइक MD मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट। तो उस वहाँ पे ऑस्टियोपैथी इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच जहाँ पे आप फुल बॉडी पे वर्क करते हो, ओनली विथ मैनुअल टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, मैन्युपुलेशंस, हाथ से, ये सारे टेक्निक्स रहते हैं। तो उसका मैंने स्पाइन का वहाँ पे किया सबसे पहले, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग मेनली ऑन स्पाइन पेशेंट्स। तो जो भी स्लिप डिस्क के पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी एडवाइस की जाती है, या लिस्थेसिस के मतलब डिस्क मन का सरक गया, रीढ़ की हड्डी सरक गई, नस दब गई, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस, तो ये सब का मैं बिना ऑपरेशन ट्रीटमेंट कर सकती हूँ 99%। तो अगर उनको कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका चेकअप करके हम करते हैं। तो जो पेशेंट जिनको डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते थे वो मेरे पास ठीक होने लगे। तो दैट जब मैं वहाँ से सीख के आई तो दैट वाज रियली अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। और तब मैंने थोड़ा क्लिनिक भी दूसरी जगह पे शिफ्ट करके एलैबोरेट कर, मतलब काफ़ी एक्सपैंड कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स तब मिलने लगा। हे 2019 2019। ओके। और फिर कहते हैं ना कि कुछ मतलब कुछ भी अच्छा होता है फिर सडनली डाउनफॉल आता ही है लाइफ में। तो फिर कोविड आया। तो जब मैं अच्छा कर रही थी, यहाँ नवनीत हॉस्पिटल है, MD है नितिन तोशनीवाल डॉक्टर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। वहाँ पे रेंट पे मेरा क्लिनिक मैं चला रही थी, एंड सडनली कोविड केम, तो ही वांटेड हिज प्लेस बैक। तो वी हैड मतलब इन वन डे आई हैड टू वैकेट माई क्लिनिक, 2000 स्क्वायर फीट का पूरा मेरा सेटअप, एंड आई वॉज नॉट इन टाउन। वन डे आई हैड टू वैकेट बिकॉज ही हैड सो मेनी पेशेंट्स वेटिंग, तो ही हैड नो चॉइस। तो मुझे मेरा क्लिनिक एक दिन में पूरा शट करना पड़ा, एंड आई हैड नो प्लेस टू वेयर शुड आई। और उस समय कोई जगह भी नहीं दिखा रहा था कि रेंट पे आपको जगह लेनी है, तो नोबडी वॉज शोइंग अप द प्लेस ऑल्सो। ना कोई दिखाता था, नहीं टच मत करो, दिखाओ मत, ये नहीं, तो एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन। तो कहीं पे नया स्टार्ट करने का कुछ था ही नहीं। बट आई ऑलवेज हैव फेल्ट कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मतलब कहते हैं ना कि भगवान हमारे पीछे रहता है, द गॉड इज़ देयर ऑलवेज। आई हैव फेल्ट हिज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑलवेज, कि कुछ भी होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। ये जो बोलते हैं ये सिर्फ बोलते नहीं, ये फैक्ट है। तो वो जो क्राइसिस थी वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि हम लोगों ने उसके पास में ही, मैंने थोड़े टाइम पहले एक जगह परचेस करके रखी थी, बट इट वॉज अ यू कैन से कि एकदम खंडहर रहता है, ऐसी जगह थी। इट वॉज सच अ लैंड, एंड वी वर लाइक कि 3-4 साल बाद वी विल अर्न सम मनी एंड आई विल डिमोलिश दैट प्लेस, और मैं नई कुछ हॉस्पिटल बनाऊंगी। बट अभी वो आपदा में अवसर वाली बात थी, तो आई हैड नो चॉइस। तो वो पुराना टूटा फूटा जो बिल्डिंग था, इतने अच्छे सेटअप से मैं वहाँ आ गई। इट वॉज सच अ डर्टी प्लेस कि आप सोच भी नहीं सकते हो, एकदम टूटा फूटा पूरा घर, एंड ऐसे वायर्स लटके हुए जो दिखाते हैं टिपिकल, वैसा था। क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे बनाएंगे, वी जस्ट परचेज्ड एज अ लैंड कि वी विल डिमोलिश और हम नया बिल्डिंग बनाएंगे। एंड देन इट वाज लाइक कि वहीं पे मुझे स्टार्ट करना पड़ा, आई हैड नो चॉइस। तो फिर जैसे तैसे आई स्टार्टेड कि चलो ठीक है।
and I had no money at that time because everything was finished in purchase of that place. तो उस टाइम पे कुछ भी लिक्विड मनी कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर कि मैं वहाँ पे रिनोवेशन या कुछ थोड़ा बहुत भी करा सकूँ. आई स्टार्टेड लाइक दैट ओनली. और धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट आते गए स्टार्टेड, मतलब फिर मैंने एक रूम थोड़ा सा अच्छा किया, फिर दूसरा रूम अच्छा किया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे पेशेंट्स आते गए एंड इनकम होती गई. पर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे भी पेशेंट आ सकते हैं. और लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, आप अच्छे से आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो, बिकॉज आई ट्रीटेड माई पेशेंट्स ऑलवेज दैट वे. मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि इससे इतने पैसे ले लूँ, यहाँ से ये इनकम हो जाए. फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी पेशेंट ठीक होना चाहिए. यस, डेफिनेटली मनी कम्स विद दैट. तो मुझे हमेशा लगता था कि ब्लेसिंग्स होने चाहिए, और वो ब्लेसिंग्स ही थे. वैसे सेटअप में भी पेशेंट आते थे, ट्रीटमेंट लेते थे, अच्छे अच्छे पेशेंट्स आते थे. देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस अगेन कि नहीं हो जाएगा. एंड देन वन बाय वन आई स्टार्टेड रिनोवेटिंग दैट प्लेस ओनली बिकॉज आई हैड नो चॉइस. और उसी प्लेस को थोड़ा ठीक ठाक कर दिया. अभी तो बहुत अच्छा सेंटर हो गया है. इट्स लाइक आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ सोलापुर. यस, इट इज़ इन 4000 स्क्वायर फीट एरिया में है, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है. अभी मैंने एक एक करके उसमें मेडिकल स्पा, आयुर्वेदिक, द वाटर थेरेपी, जो चीज़ें कहीं जल्दी देखने नहीं मिलती हैं, हमने वो सब चीज़ें उसमें incorporate करके along with physiotherapy, along with osteopathy, we have incorporated all the natural remedies. Okay. Pain relief के लिए या disease free life के लिए. ओके. ये सब स्टार्ट. पण मग याला सोलापूर आणि सोलापूरच्या बाहेरून रिस्पॉन्स आहे का आणि कसा आहे? यस, बहुत अच्छा है. सोलापुर के बाहर के बहुत पेशेंट्स आते हैं, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, इवन पेशेंट्स फ्रॉम एमपी एंड एनीवेयर फ्रॉम इंडिया. लेकिन हम लोग उतना अभी हमारा अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, या हमारा इनबिल्ट इतना अभी ज़्यादा ये नहीं है कि हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें. इसलिए हम बहुत ज़्यादा दूर से पेशेंट्स कॉल नहीं कर रहे हैं. बट डेफिनेटली नाउ वी हैव मेड दैट फैसिलिटी. अभी हमने वो भी किया है कि बाहर से भी पेशेंट्स आए तो आराम से रह सकते हैं एंड वी कैन गिव ट्रीटमेंट. तुम्ही कसं नव्याने ऑस्टिओपॅथी इंट्रोड्यूस केलं सोलापूरमध्ये, म्हणजे तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायचं होतं. मग आता अजून तुम्हाला पुढे काय काय नवीन आणायचं आहे सोलापुरात? काय तुमच्या पुढच्या योजना आहेत? सोलापुर में सबसे पहले तो मुझे जो मेरा हॉस्पिटल है उसको पूरा मल्टी फिजियोथेरेपी सेंटर करना है. लाइक बच्चों का जो फिजियोथेरेपी रहता है टोटली डिफरेंट, और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स का टोटली डिफरेंट. ऐसे मुझे पूरा अलग अलग सेटअप करना है. ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हैं तो ये, तो ऐसा पूरा का पूरा. और नेचुरल थेरेपी सेंटर, मतलब नॉट ओनली फिजियोथेरेपी बट जितनी भी नेचुरल चीज़ों से पर्सन हील कर सकता है. डाइट रहने दो, एक्सरसाइज रहने दो, योगा, मेडिटेशन और वाटर थेरेपी, ये जितने भी चीज़ें हैं, मड थेरेपी, इन सबको इनकॉर्पोरेट करके मुझे एक नया बिल्टअप करना है, या हॉस्पिटल या सेटअप. वॉटर थेरेपीबद्दल थोडं सांगू शकाल का? हाँ, एक्चुअली वो ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया है, तो ई माइट टेल यू. बट उसमें कैसा रहता है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि वाटर से हमारी बॉडी कंपोज्ड होती है, 70% इज वाटर. तो जब हम वाटर थेरेपी में कैसा रहता है, व्हेन द बॉडी गोज इनसाइड द वाटर, तो टॉक्सिन्स पूरे बॉडी के रिलीज हो जाते हैं. और उसमें भी कुछ टेम्परेचर सेटिंग्स रहते हैं. तो वो हमने पूरा डिज़ाइन किया है, टब थेरेपी एंड ऑल. उसमें कुछ टेम्परेचर सेटिंग्स रहते हैं फॉर एवरी डिजीज़. लाइक किडनी की डिजीज़ है तो उसके लिए कुछ और सेटिंग्स रहेंगे. उतने सेटिंग में इतने आवर के लिए अगर हम पेशेंट को बिठाएंगे या वो थेरेपी देंगे, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मेरे हस्बैंड ने ठीक किए हैं जिनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है, डायलिसिस स्टॉप हो गया है. तो लेकिन लोग अभी भी आई विल से कि पीपल बिलीव ऑन मेडिसिन्स. नाउ इट्स हाई टाइम कि लोगों को समझना चाहिए कि मेडिसिन इज़ नॉट एवरीथिंग. मेडिसिन इज़ नॉट द थेरेपी. यू हैव टू, मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हमेशा आप मेडिसिन से, दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते हो. वो आपको सेव कर सकते हैं, लाइफ सेविंग होते हैं डेफिनेटली, आई डोंट डिनाई दैट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका भी. लेकिन अगर कुछ ऐसी डिजीज़ेस हैं जो इरिवर्सिबल हैं, जिसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने पड़ते हैं, उसको आप नेचुरल तरीके से या डाइट से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ज़्यादा अच्छे से ठीक कर सकते. या सगळ्या प्रवासामध्ये सासूरवाडीचा सपोर्ट कसा होता?
ॲक्च्युली ते 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 बघणार नाहीत, त्यामुळे बिंदास बोला. नहीं, जीरो सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट नहीं था उनकी एक ही इच्छा थी कि खाना बनाओ, घर का काम करो, उसके बाद जो करना है करो. और पल्लू बिल्लू वाला कोई आइटम नहीं था? नहीं, उतना नहीं. हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप रहने के लिए आपको ऐसा मतलब फ्रीडम देते हैं कि किसी को महसूस ही नहीं होगा कि आप कहीं से बंधे हुए हो, लेकिन अंदर से आपको ही पता रहता है कि आपके अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं. हाँ, अलग थेरेपी है वो, तो वो समझ में नहीं आता. मतलब ड्रेसिंग के लिए आपको फुल फ्रीडम है, खाने पीने का फ्रीडम है, बट आप अगर वर्क करना चाहते हो तो वो बहुत बड़ा इशू है, टैबू है अभी भी हमारी कम्युनिटी में. अभी भी लड़के बोलते हैं कि नहीं, हमको वर्किंग नहीं चाहिए, और अगर वर्क करना है तो भी हमारे हिसाब से करना चाहिए. क्या करना है वो सिलेक्ट करते हैं. इतना ज़्यादा अभी भी वर्किंग अभी भी यस अभी भी टैबू है. मतलब अभी आई थिंक 50% ठीक हो गया है, क्योंकि सब अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चेंज आएगा ही, लेकिन 50% अभी भी मुश्किलें हैं. सो जीरो फैमिली सपोर्ट. ज़ीरो फैमिली सपोर्ट, यस. उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें आई, क्योंकि जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे याद है कि मतलब कुछ भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है. बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है. आप सर्वेंट्स पे, मेड्स पे, उन पे 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकते. और बाकी चीज़ों में सपोर्ट नहीं तो ठीक था, बट जब मेरे बच्चे हुए, स्पेशली जब सेकंड चाइल्ड हुआ मेरा बेटा, तो फर्स्ट चाइल्ड के तो मैंने 1-1.5 साल बाद क्लिनिक स्टार्ट किया मेरी बेटी के बाद, तो इट वाज ओके. लेकिन जब मेरा क्लिनिक पीक पे चल रहा था, तब मैं सेकंड टाइम आई वाज प्रेग्नेंट. तो जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे अभी भी याद है, और मतलब वो चीज़ें याद आती हैं तो आई रियली गेट गूज बम्स और ऐसे रोना आता है, क्योंकि मैंने जो सफ़र किया दैट इज़ ओके, बट द स्मॉल चाइल्ड सफ़र्ड अ लॉट. क्योंकि मेरा बच्चा ऐसे 20 दिन का था, एंड आई अंडरवेंट सिजेरियन, और मुझे क्लिनिक जाना पड़ा बिकॉज सेटबैक बैठ जाता है. अगर आप नहीं जाओगे 2-3 महीने तो इट्स लाइक आपका काम 2 साल पीछे जाता है. बरोबर. इतना मुश्किल होता है सेट करना. तो लाइक माई सन वॉज 20 days ओल्ड ओनली, और मैं उसको छोड़ के जाती थी, तो मैनी टाइम्स ही यूज्ड टू क्राई फॉर मिल्क. मतलब वो रोता रहता था, उसको भूख लगती थी, एंड वो कभी भी ऐसे ऊपर का मिल्क उसने लिया ही नहीं. तो मतलब आई यूज्ड टू क्राई, बट वहाँ पेशेंट रहते थे, पेशेंट छोड़ना नहीं आता है. एंड देन मेरी मदर मुझे कॉल करते थे कि आओ, वो रो रहा है, एंड देन मुझे आधा घंटा लगता था. एंड वो चीज़ मुझे बहुत, आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि मैंने अभी भी मेरे बच्चे सफ़र करते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो वो मदर वाला गिल्ट तो रहता ही है हमेशा. पण हा सगळा असा इतका टफ प्रवास चालू असताना, म्हणजे आईपणाचा टफ प्रवास, सून असण्याचा एक टफ प्रवास चालू असताना, पण कधीच असं वाटलं नाही का वैतागून सुद्धा की नाही आता हे बंद करून टाकू, जाऊ दे, यांचं म्हणणं आहे त्याप्रमाणे आपण वागू? हाँ बिल्कुल. एक बार का मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ कि फीमेल्स को कितना कुछ सफ़र करना पड़ता है. एक बार मेरा क्लिनिक था, मेरी बच्ची छोटी सी थी, तो मैं उसको मेरे पास ऑप्शन नहीं था, कभी मेड आती थी कभी नहीं आती थी, तो मैं बच्ची को क्लिनिक में लेके जाती थी. तो एक पेशेंट बोलता है, मॅडम तुम्हाला कळत नाही का, मुलीला घरी सोडून यायला येत नाही का, आपको समझ में नहीं आता क्या, यहाँ क्यों लाते हो बच्ची को, हमको डिस्टर्ब होता है ट्रीटमेंट लेते वक्त. तो और मतलब लिटरली मुझे इतना रोना आया था कि हम मतलब व्हाट शुड अ वुमन डू, एक औरत क्या करे, काम करे तो प्रॉब्लम, काम ना करे तो प्रॉब्लम, बच्चों को कैसे संभाले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप वो जब उस दौर से गुजरते हो तभी आप वो महसूस कर सकते हो. एंड फिजियोथेरेपी के बारे में बोलती हूँ, फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल फील्ड है, बिकॉज ये टोटली टच थेरेपी है. मेल्स का आउटलुक बदल जाता है. आज भी मेरे पास मोस्टली लड़कियां काम करती हैं, शायद वो भी ये मुश्किल फेस करती होंगी, बहुत मुश्किल आती है. एक पेशेंट थे, तो मैं एक दूसरे पेशेंट, 2 बेड थे, मैं एक को ट्रीटमेंट दे रही थी, उनको मैनुअल ट्रीटमेंट की नीड थी, तो मैं उनको दे रही थी. उनको पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस था, तो मैं उनको स्ट्रेचिंग वगैरह दे रही थी, वो मैनुअली होता है, हाथ से कर रही थी. तो दूसरा पेशेंट, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, आफ्टर मैरिज आप 26-27, और इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी सब चीज़ों को हैंडल करने की. फिर बाजू में एक पेशेंट था, तो वो क्या बोलता है,
मैडम आप उसको जितना टच करके और इतने अच्छे से दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? दीज आर द थिंग्स यू फेस. ये बोलने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत डर लगता है, बट लोगों को पता चलना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड. आप एक लेडी को काम करते वक्त कितनी तकलीफ़ें देते हो, ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि कोई अच्छे से ईमानदारी से काम करने जा रहा है तो भी आपका हैरेसमेंट का लेवल क्या रहता है कि आप मजबूर करते हो कि आप काम छोड़ दो, इतना आपको सफ़र करने के लिए लगाते हैं. तो वो चीज़ तो मैं कभी नहीं बोलूँगी. उस दिन तो आई डिसाइडेड कि आई क्विट, आई एम गोइंग टू क्लोज माई क्लिनिक. इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा था, बिकॉज एटीट्यूड बहुत ख़राब रहता है कई लोगों का वुमन के लिए. जज किया जाता है लेडी को हर समय. अगर प्रोग्रेस भी कर रही तो कोई तो कर रहा होगा, कुछ तो होगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स. मतलब ऑन स्पेशली इन अ स्मॉल प्लेस लाइक सोलापुर, अभी भी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है. जब आप ग्रो करते हो तो अभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पीपल आर अनहैप्पी, दे वांट टू पुल यू बैक कि आप पीछे आ जाओ. ये कैसे बढ़ गए इतना आगे? मतलब वॉट एवर आई डिड, इट वॉज अ जर्नी अलोन. आई ट्रैवल्ड अलोन. तो लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे कर गई ये, ऐसे कैसे पॉसिबल है, हाउ शी अचीव्ड सो मच. अभी भी बोलते कि हर इस न्यूज़ वाले उनको ही बुलाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. आई डोंट नो. आई जस्ट डिड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू. आई हैड पैशन फॉर माई वर्क. मुझे मेरा काम अच्छे से करना था ईमानदारी से, एंड आई स्टिल हैव पैशन. अभी भी मैं सीखती हूँ. अभी भी मेरे 2 फेलोशिप कोर्सेज चालू हैं. मैं कंटिन्यू सीखती रहती हूँ, और उसके साथ साथ मेरा जो भी पैशन है थोड़ा बहुत वो करती हूँ. दैट्स इट. बाकी का मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, तो मैं थोड़ी बहुत शायरियाँ वगैरह लिखती हूँ. मतलब कुछ कविताएं, शायरियाँ, समथिंग लाइक दैट. और ऐसे फैशन बहुत शौक है. तो वो जो जितना मुझसे होता है मैं करती रहती हूँ फॉर माई सेक, खुद की खुशी के लिए. ऐसे मुझे किसी को कुछ शो ऑफ करना ऐसा कुछ नहीं. एटलीस्ट मुझे और तो कुछ वक्त मिलता नहीं है खुद के लिए, तो इतनी ही चीज़ है जिसमें मुझे खुद को थोड़ी बहुत खुशी मिलती है. तो दैट इज़ द वे आई लिव. वो मैं खुद को ऐसे ही पसंद करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं. कई लोग बोलते हैं दाखवण्यासाठी करती हेला क्या बोलते हो, अटेंशन पाहिजे असेल, ऐसा बोलते हैं लोग. बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम, एंड वो चीज़ मुझे हैप्पीनेस देती है. तो वो मैं किसी के लिए स्टॉप भी नहीं कर सकती. तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, बहुत सारे ये रहते हैं डॉक्टर्स के लिए बहुत अड़चनें आती हैं, ऐसी पोस्ट मत डालो, ऐसी रील मत डालो, ऐसी ड्रेस मत पहनो, यू आर अ डॉक्टर, रिमेंबर दिस. बट आई डोंट नो, आई कांट लिव दैट वे. सो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये होता है क्लैशेस कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो. आई डोंट गो एनीवेयर, बट सोशल मीडिया में मेरा थोड़ा रहता है पोस्ट वगैरह, समथिंग लाइक दैट. तो राइटर बीइंग a writer, I write something, whatever comes in my mind I write. ओके. So I say कि at least उसमें तो nobody should stop me कधी to असं नाही express my वाटलं, कधी views. असं नाही वाटलं की आपण ऍक्टिंग वगैरे करावी म्हणून? खरं सांगा. नहीं, बहुत सारे लोग बोलते, पर ऐसा तुम्हाला नाही वाटलं आतून आपण ऍक्टिंग केली पाहिजे म्हणून? एक्टिंग नहीं. लगा था. नहीं, अगर ये नहीं होता तो शायद वो फील होता. हा, But वो अभी- आहे मनात तर आहे ते. हाँ सर, तुम्ही चान्स द्या. नक्की. आता सोलापूरच इतकं छान ग्रो होत आहे, आणि आता सध्या काय झालंय की टीव्ही इंडस्ट्री म्हणा किंवा सिनेमा इंडस्ट्री ही आता सगळीकडे जाऊन काम करायला लागली. तर फक्त मुंबईमध्ये काम होत नाही. नक्कीच अशी एखादी छान अपॉर्च्युनिटी. हस्बंडचा सपोर्ट कसा होता या सगळ्यात? Husband, he is like a silent supporter. Yes, definitely. Starting तो उन्होंने ही की. अगर because I was in his city, I was totally dependent on him. तो जो स्टार्टिंग का एक बोलते हैं ना ब्रेक देना, तो वो तो उन्होंने ही किया. बिकॉज स्टार्टिंग में लोन्स लेना, ये करना, he knew the things and he had accounts. I did not had a single bank account in this city. तो स्टार्टिंग तो उन्होंने ही की डेफिनेटली, और बैक हैंड से उनका सपोर्ट रहता है. ही इज़ लाइक कि तुम करो ऐसा. ही नेवर सेज नो, बट ही इज़ नॉट वेरी मच सोशल और वेरी हाइपर पर्सन. सो ही सेज वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू. ही डजंट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे इधर जाना है, यू कैन गो ऑन योर ओन. लाइक वी आर लाइक दैट.
मेंटली फ्री कि तुम अपने आप जा सकती हो, यू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, यू कैन गो, आई हैव नो इश्यूज विद दैट. ग्रेट. 12 वर्षापूर्वीच्या नेहा सिंग आणि आत्ताच्या नेहा सिंग काय फरक आहे जर्नीमध्ये? अ कॉन्फिडेंट पर्सन. अभी ऐसा है कि आप मुझे किसी आइलैंड में भी जाके छोड़ दो तो आई कैन सर्वाइव. ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ 12 साल में. पहले डर लगता था ये होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पर जो धक्के खाए और ऊपर नीचे हुआ, उतार चढ़ाव फेस किए, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है जो पहले नहीं था. आई यूज्ड टू क्राई ऑन स्मॉल थिंग्स. बहुत डर लगता था, किसी को भी फेस नहीं कर पाती थी, मैं बात भी नहीं कर पाती थी ज़्यादा. आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन, वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. अभी भी आई कैन नॉट मेक फ्रेंड्स ईजिली, आई एम नॉट दैट मच सोशल, बट अभी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है कि कुछ भी हो जाए आई कैन सर्वाइव, आई कैन ईजिली मेक थिंग्स अप. आणि आता आई वडिलांचं काय म्हणणं आहे तुमच्याबद्दल, तुमच्या पूर्ण प्रगतीबद्दल? दे आर वेरी प्राउड. बहुत ही ज़्यादा उनको गर्व है. मतलब उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था, पर उनके ही संस्कार हैं. मतलब मेरे फादर स्पेशली, ही वॉज लाइक कि खुद से सब करो. उन्होंने हमको पूरे डायरेक्शन से सेल्फ डिपेंडेंट बनाया बचपन से. लाइक अभी क्या होता है, मेडिकल में लड़की गई, खाना मत बनाओ, कुछ मत करो, बट माय फादर वाज बैंक भी खुद जाओ, खाना भी खुद बनाओ, कपड़े भी खुद धो, बर्तन भी खुद साफ करो. मेरे मम्मी पापा ने ऐसी परवरिश दी बचपन से ही. एक टाइम पहले झाड़ू पोछा करके फिर ही स्कूल जाना है, अदरवाइज स्कूल जाने नहीं मिलेगा. सो दिस वाज द टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर आई वाज बॉट अप इन, और वो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ की मदद मिली. मैं अभी भी कभी रोती हूँ, कुछ हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेरे पापा बोलते रोती क्यों हो, ऐसे एडजस्ट करो, रोना नहीं है. तो ही इज़ लाइक दैट, वेरी स्ट्रिक्ट बट एट दैट टाइम वेरी सपोर्टिव. उन्होंने ही जो भी अगर वो इतने स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनियर नहीं रहते तो आज जो मैं हूँ वो नहीं बन पाती. तुमच्या जर्नीसाठी एखादा छानसा तुम्ही स्वतः दिलेला एखादा शेर किंवा एखादी पोएम किंवा चंद पंक्ती? जर्नीसाठी तर नाही, पर हाँ असं छोटी छोटी लिखी हैं, तो उसमें से कुछ एक याद आ रही है. उम्र के रास्ते रवा हुए, होश हमें न रहा कब हम जवा हुए, हमने न गुजारी वो हंसी शामें, दोस्त कई जिनकी खातिर हमारे कुर्बा हुए. क्या बात है, वाह 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 वाह. दर्द. याच्यावर वेगळा इंटरव्यू करायला पाहिजे. अभी तो नहीं लिख पाती हूँ, बहुत सारा पहले बहुत लिखती थी, बट अभी बिकॉज यू नीड दैट माइंडसेट. यहाँ पे 24 घंटे चलता रहता है, पेशेंट स्टाफ ये वो, तो वो माइंडसेट चाहिए रहता है. तो जब कॉलेज में थी तो बहुत ज़्यादा लिखती थी, अभी कभी कभी लिख पाती हूँ. ये तो बहुत पहले की लिखी हुई है, आई थिंक व्हेन मैं कॉलेज में थी, आई थिंक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. ओह माय गॉड. तो मतलब बिकॉज मैं कभी इंजॉय ही नहीं करती थी, आई नेवर इंजॉयड. आई वॉज लाइक कि हमेशा पढ़ो किताब और सिंसियर रहना है, मम्मी पापा ने इतना किया है तो ऐसा करना है, दैट टाइप ऑफ चाइल्ड आई वॉज. तो मैंने कभी ऐसे बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, हमेशा सेक्रीफाइस ही किया. तो वो मूड में शायद आई रोट इट अप. बहुत ही बढ़िया लिखा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है. थैंक यू. जे कोणी नवीन स्टुडंट्स म्हणा किंवा ज्यांना या फील्डमध्ये नव्याने यायचं असेल, त्यांना तुम्ही या फील्डबद्दल काय सांगाल? दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल फील्ड. एक ऐसा फील्ड है, ऐसी चीज़ है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है. ये बात हमेशा याद रखें सभी फिजियोथेरेपिस्ट. बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मैडम आपने कैसे किया. आई डोंट नो. आई वॉज वेरी लॉयल टू माई वर्क. ऑनेस्टली काम करना है, जो भी करना है. और पहले आजकल सब लोग शॉर्टकट और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो नहीं करना है. पैसा इवेंचुअली आएगा ही. दैट आई हैव माई सेल्फ फेल्ट. जो मेरे पास कभी 10 रुपये नहीं थे, आज मेरे पास एटलीस्ट भले लोन पे है, बट आई हैव मेड अ 2 करोड़ प्रॉपर्टी, 2 करोड़ रुपीज़ का क्लिनिक है. सो दैट इज़ द बिग अचीवमेंट. वो ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली आप काम करोगे तो आपको मिलेगा. इट इज़ अ वंडरफुल फील्ड, लेकिन आपको उसमें परफेक्ट होना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए. आप स्टॉप नहीं हो सकते कि बस मैंने डिग्री पा ली हो गया. आपको कंटिन्यू इसमें सीखते रहना पड़ता है. अभी भी जैसे मैं स्टडी करती हूँ, हार्डवर्क करना पड़ता है. अभी भी कई लोग मशीन लगा दिया हो गया,
तो वो करोगे तो आप एक लेवल तक ही रह जाओगे, एक छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे सेटअप में ही रह जाओगे। अगर आपको आगे जाना है, अच्छा करना है, तो आपको पेशेंट को हाथ लगाना पड़ेगा, अपने हाथ पांव घिसने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके सिवा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बट बहुत ही अच्छा फील्ड है, वंडरफुल फील्ड है, और अभी तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि स्पाइन के, जॉइंट्स के सारे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और जो नेचुरल चीज़ों से हम दूर जा रहे हैं, बोन्स और सभी चीज़ें काफ़ी वीक हो रही हैं। और यही एक ऐसा फील्ड है, यही एक ऐसी फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक सोए हुए पेशेंट को, जिसके शरीर में कोई भी जान नहीं है, एक निर्जीव बॉडी को एक पूरी जीती जागती मतलब अच्छी खासी लाइफ दे सकते हो, एक कि वो खुद से खुद का काम कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। आप इमेजिन करिए कि अचानक से आपका हाथ काम करना बंद हो जाए, वॉट फीलिंग दैट इज़, कि आप अपना हाथ ही नहीं यूज़ कर पा रहे हो। और एक फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है जो उसके हाथ को वापस पहले जैसा कर सकता है। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी चीज़ वो चीज़ नहीं कर सकती है। तो अगर आपने चूज़ किया है तो बी प्राउड ऑफ इट, और अगर आप ये प्रोफेशन चूज़ करने वाले हो तो बिल्कुल बिंदास करो, नथिंग टू फियर, बस आप ऑनेस्टली काम करते रहो एंड देन स्काय इज द लिमिट। क्या बात आहे. मी इंट्रोडक्शनलाच सांगितलं होतं की एक वेगळा जिगरा असावा लागतो या सगळ्या गोष्टींसाठी. आणि झाशीची राणी ज्या राज्यातली आहे ना त्यातल्या तुम्ही आहात. आम्ही त्यांना तर बघू शकलो नाही, पण तुम्ही काय झाशी पेक्षा काही कमी लढाई नाहीये. हा, त्यामुळे खरोखर ते माझा एक आवडता सिनेमा आहे करीब करीब सिंगल नावाचा. त्याच्यामध्ये इरफान खान त्याच्या प्रेयसीच्या घराच्या बाहेर, क्लासच्या बाहेर एक नोट लिहून टाकतो की तुम्हारी उडान को मेरा सलाम. तसंच आहे की तुमच्या या आपकी उडान को माय FM की टीम का सलाम. थँक्यू सो मच इथे आल्याबद्दल आणि आम्हाला इन्स्पिरेशन दिल्याबद्दल. कीप रॉकिंग. थँक्यू. थँक्यू सो मच.